तारीख 27 फरवरी 2019। आधी रात का वक्त था। नई दिल्ली की एक इमारत में फोन की घंटी बजी। फोन आया था इस्लामाबाद से। पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया के पास। वो उन दिनों नई दिल्ली में ही थे। दूसरी तरफ थे भारत में पाकिस्तान के तत्कालीन हाई कमिश्नर सोहेल महमूद। उन्होंने दरखास्त की, खान साहब आपके प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। खान साहब माने इमरान खान। इमरान तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये वो समय था जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका चरम पर थी। पुलवामा टेरर अटैक के बाद भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का MiG-21 पाकिस्तान में गिर गया था। उनको युद्धबंदी बना लिया गया था। इसके बाद भारत ने मिसाइल दागने की तैयारी कर ली थी। ये खबर जैसे ही पाकिस्तान पहुंची, हंगामा मच गया। इसी बदहवासी के बीच इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की रिक्वेस्ट की थी। उस रात उनको क्या जवाब मिला? 2019 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में आतंकी हमले की टिप क्यों दी थी? और परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच हुई आगरा समिट चर्चा क्यों फेल हो गई? ऐसे ही और कई ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह रहे पूर्व राजनयिक अजय बिसारिया की किताब पब्लिश हुई है। नाम है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं और आगे बताएंगे इजराइल ने लेबनान में अब किसको उड़ा दिया और अमेरिका के रक्षा मंत्री कहां गायब हो गए थे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। मौजूदा समय में अजय बिसारिया इंटरनेशनल रिलेशंस की सबसे काबिल आवाज़ों में गिने जाते हैं। वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में विशिष्ट फेलो हैं। उन्होंने 1987 में भारतीय विदेश सेवा IFS ज्वाइन की थी। कई अहम मंत्रालयों में काम किया। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में PMO में रहे। 2015 में पोलैंड और लिथुआनिया के राजदूत बने। 2017 से 2020 तक पाकिस्तान में हाई कमिश्नर थे। आखिरी पोस्टिंग कनाडा में रही। जून 2022 में वो रिटायर हो गए। जनवरी 2024 में उनकी पहली किताब आई है। अजय बिसारिया का सबसे चर्चित परिचय ये है कि वो पाकिस्तान से निष्कासित किए जाने वाले पहले भारतीय हाई कमिश्नर हैं। 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। पाकिस्तान इससे काफी नाराज था। उसी शाम हाई कमिश्नर बिसारिया को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कह दिया गया। बिसारिया अपनी किताब में लिखते हैं, 5 अगस्त की शाम 6 बजे मुझे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से बुलाया गया। मीटिंग से पहले मैंने भारत के विदेश सचिव विजय गोखले से बात की थी क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ क्या होने वाला है। मेरी मुलाकात पाकिस्तान के विदेश सचिव सोहेल महमूद से होनी थी, जिनके साथ तब तक मेरे अच्छे संबंध हुआ करते थे। जब वो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे तब हमने कई मुश्किल मसलों पर आराम से बात की थी। हमने साथ में कई गांठें खोली थीं, लेकिन ये अलग था। मुझे तब नहीं पता था ये मेरी और उनकी आखिरी मुलाकात होगी। बिसारिया जब सोहेल महमूद के दफ्तर पहुंचे, उन्होंने माहौल ठीक करने की कोशिश की, मगर महमूद इसके लिए तैयार नहीं थे। उनके पास पहले से तैयार स्क्रिप्ट थी। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई। बिसारिया को निर्देश थे कि वे पाकिस्तान की आपत्ति को नकारें और भारत का पक्ष दर्ज कराएं। उन्होंने वही किया। सोहेल महमूद इस जवाब के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। उन्होंने भारत का पक्ष नकार दिया और कहा कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन माहौल और बिगड़ चुका था। फिर 7 अगस्त को पाकिस्तान की संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। वहां भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी हुई। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इंटरव्यूज में संकेत दे रहे थे कि भारत के हाई कमिश्नर को निकाला जा सकता है। उस दौर में भारतीय हाई कमीशन में क्या हो रहा था? बिसारिया लिखते हैं, हम हाई अलर्ट पर थे। मैंने सभी डिप्लोमैट्स को चांसरी के अंदर रहने और इमरजेंसी प्लान्स पर काम करने को कहा। पाकिस्तान कोई भी आक्रामक कदम उठा सकता था, मसलन डिप्लोमैटिक संबंध खत्म करना, भारतीय मिशन को बंद करना, डिप्लोमैट्स की संख्या आधी करना या सिर्फ हाई कमिश्नर को बाहर निकालना। हमें कुछ दिनों या कुछ घंटों के अंदर दफ्तर छोड़ना पड़ सकता था। क्या हमें वॉर प्रोटोकॉल्स के मुताबिक दस्तावेजों को नष्ट करना चाहिए? क्या हमें कार में बैठकर अमृतसर के लिए निकल जाना चाहिए? इस बीच पाकिस्तान ने सबसे कम गंभीर विकल्प चुनने का फैसला किया था। मुझे पाकिस्तान छोड़ने के लिए 72 घंटों का समय दिया गया। जो सोहेल महमूद अगस्त 2019 में पाकिस्तान के विदेश सचिव थे, वो मार्च 2019 तक भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे। उस वक्त भी जब भारत ने बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी की थी।
26 फरवरी को भारत ने एयर स्ट्राइक की। 27 फरवरी की सुबह भारतीय फाइटर जेट्स पाकिस्तानी जेट्स की टोह लेने निकले। इसी बीच अभिनंदन वर्तमान के MiG-21 पर मिसाइल हमला हुआ। उन्होंने खुद को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन वे पाकिस्तान की पकड़ में आ गए। इस पर भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी। कहा, अगर अभिनंदन को कोई नुकसान पहुंचा तो अंजाम भुगतना होगा। भारत ने इस संकट से निपटने के लिए अलग अलग डिप्लोमेटिक चैनल शुरू किए। पाकिस्तान मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस लेकर जाना चाहता था। इधर विदेश सचिव विजय गोखले ने ब्रिटेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों को बता दिया था कि थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो भारत जवाब देगा। उन्होंने पाकिस्तान में ये मैसेज पास किया। इसके चलते पाकिस्तान थोड़ा झुकने लगा। बिसारिया ने अपनी किताब में उस वाक्य का विस्तार से जिक्र किया है। क्या हुआ था? 27 फरवरी की शाम 5 बजे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूत पाकिस्तान के विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मिलने पहुंचे। वे भारत की मांगों पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही 5:45 हुए, जंजुआ को एक चिट पकड़ाई। ये पाक आर्मी की तरफ से आई थी। फौज ने आशंका जताई थी कि भारत ने 9 मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ तान रखी हैं। साथ ही भारतीय नौसेना भी हमले के लिए तैयार हो रही है। जंजुआ ने वहां विदेशी डिप्लोमैट्स को इस पर गौर करने और भारत से तनाव न बढ़ाने की अपील करने को कहा। इसके बाद नई दिल्ली और P5 देशों की सत्ता के गलियारे में हलचल मच गई। P5 UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्यों को कहा जाता है। ये हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। एक डिप्लोमैट ने जंजुआ को सलाह दी कि वे सीधे भारत से बात करें। यही हुआ भी। बिसारिया 27 फरवरी की आधी रात आई एक कॉल का जिक्र करते हैं। लिखते हैं, आधी रात को मेरे पास पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सुहेल महमूद का फोन आया। तब वो इस्लामाबाद में थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते हैं। मैंने कुछ देर देखने के बाद कहा कि PM मोदी इस वक्त उपलब्ध नहीं है। अगर इमरान खान कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन सूचना दी गई कि पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। भारत की आक्रामक कूटनीति ने रंग दिखाया था। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी चर्चा एक चुनावी रैली में भी की। कहा, अच्छा हुआ कि पाकिस्तान पायलट को भारत भेजने के लिए तैयार हो गया, वरना तो कत्ल की रात होती। एम्बेसडर बिसारिया की किताब में छपा एक और वाकया ध्यान खींचता है। जब ISI ने कश्मीर में आतंकी हमले की टिप दी और बड़ा हादसा होते होते रह गया। बकौल किताब जून 2019 की बात है। अजय बिसारिया तब इस्लामाबाद में ही थे। उनके पास सुबह के 2 बजे कॉल आई। कॉल करने वाला ISI का करीबी था। बिसारिया को लगा कि ऐसी दुआ सलाम वाली बात होगी, लेकिन बात ज़्यादा गंभीर थी। उन्हें बताया गया कि आतंकी संगठन अलकायदा कश्मीर में हमले की साजिश रच रहा है। दरअसल 23 मई 2019 को भारतीय सेना ने कश्मीर के त्राल में जाकिर मूसा नामक आतंकी को मारा था। उसकी अंतिम यात्रा में 10,000 लोग जमा हुए। मूसा एक और आतंकी बुरहान वानी का करीबी था। 2017 में मूसा ने हिजबुल मुजाहिदीन छोड़कर अलकायदा की मेंबरशिप ले ली। अलकायदा उसकी मौत का बदला लेना चाहती थी। कॉलर ने यह भी बताया कि ISI इस जानकारी को भारत सरकार तक पहुंचाना चाहती है। बाद में ये टिप सही साबित हुआ। तय समय और जगह पर हमले की कोशिश भी हुई। इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। हालांकि किस्से यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप भारत पाकिस्तान संबंधों के चरित्र को पूरी गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इसको पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशंस ने। इस किताब से जुड़े और भी किस्से आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी इजराइल हमास जंग से है। 2 अपडेट्स हैं। पहला अपडेट लेबनान से, जहां चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर विसाम ताविल मारा गया। वो गुट के सरगना हसन नसरल्लाह का करीबी था। वो लेबनान से इजराइल पर हमले को कोऑर्डिनेट कर रहा था। हिजबुल्लाह ने ताविल की हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया है, मगर इजराइल ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। 2023 में लेबनान में हुई ये दूसरी हाई प्रोफाइल हत्या है। इससे पहले 2 जनवरी को हमास का डिप्टी लीडर सालेह अल अरूरी बेरूत में मारा गया था। हिजबुल्लाह ने उस हमले के लिए भी इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया था। दूसरा अपडेट अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से जुड़ा है। ब्लिंकन 9 जनवरी को फिर से इजराइल पहुंच गए हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग के बाद से उनका 5वां इजराइल दौरा है। वो इजराइल से पहले सऊदी अरब गए। वहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की। बाद में बोले, अरब देश जंग के बाद गाजा को फिर से खड़ा करने के लिए तैयार हैं। 9 जनवरी को वो इजरायली नेताओं से मीटिंग करेंगे। इसमें युद्ध के भविष्य पर चर्चा की उम्मीद है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 6 दिनों तक गायब रहे बिना किसी को बताए। यहाँ तक कि ये बात राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी नहीं मालूम थी। दरअसल ऑस्टिन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन उन्होंने इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी, राष्ट्रपति तक को भी नहीं। अब वो वापस लौट आए हैं, लेकिन उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई। आलोचकों का कहना है कि गैर जिम्मेदाराना रवैया है।
अमेरिका में डिफेंस मिनिस्टर सेना के दूसरे सबसे बड़े लीडर होते हैं राष्ट्रपति के बाद। उनका इस तरह गायब हो जाना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, इसलिए उनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने इससे मना किया है, कहा है कि हमको ऑस्टिन में पूरा भरोसा है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पद पर बने रहेंगे। अमेरिका से ही एक और अपडेट है। कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े दस्तावेजों की चौथी सीरीज रिलीज हुई है। नए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एप्स्टीन के पास पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के भाई प्रिंस एंड्रयू और मशहूर उद्योगपति रिचर्ड ब्रैंसन के सेक्स टेप थे। आरोप लगाने वाली एक पीड़िता ने यह भी कहा था कि उसने डोनाल्ड ट्रंप का सेक्स टेप देखा है। हालांकि इन टेप से जुड़ी कोई डिटेल्स कभी बाहर नहीं आई। एप्स्टीन पर 80 से अधिक नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप था। 2008 में उसको एक मामले में जेल भी हुई थी। 2019 में वो दूसरी बार अरेस्ट हुआ। जेल में ही उसने अपनी जान ले ली थी। एप्स्टीन के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बात कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी साउथ अमेरिका महाद्वीप के देश एक्वाडोर से है, जो कुख्यात गुंडा एडोल्फो मासियास विल्मार उर्फ फितो जेल की कोठरी से गायब हो गया है। हजारों पुलिस वाले उसकी तलाश में जुटे हैं। सरकार ने 60 दिनों के आपातकाल का ऐलान किया है। तो लॉस कोरिनोस नाम की गैंग का सरगना है। एक्वाडोर की जेलों में अक्सर खूनी दंगे होते रहते हैं। दंगों में यही गैंग सबसे आगे रहता है। एक्वाडोर में अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। इस चुनाव में जबरदस्त हिंसा हुई थी। वोटिंग से पहले कैंडिडेट की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप भी फितो पर लगता है। एक्वाडोर की कहानी हमने पहले भी दुनियादारी में सुनाई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देश दुनिया की और भी दिलचस्प घटनाओं पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद में मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।